नमस्कार, टीसीएच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं राजू परुड़ेकर आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक तो बजट आ गया है 2026 का और इस गठबंधन सरकार जो है मोदी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो गठबंधन सरकार देश में काम कर रही है, उसका पहला बजट है ये। तो बजट देखने के बाद जो उनके समर्थकों में भी जो अस्वस्थ हो गए और जिस तरह का माहौल तैयार हुआ, वो देखते हुए आपको पता चलता है कि ये बजट किसी के हित का नहीं है, सिवाय सिर्फ एक कार्टेल, एक वर्ग के। मध्यम वर्ग मैं बजट पे बहुत सारे विश्लेषक है और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है वो बजट पे का एनालिसिस कर रहे हैं। मैं उस मामले में नहीं जाऊँगा। हालाँकि मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के मामले में नहीं बात करना चाहता। मैं इसका पॉलिटिकल एंगल जो है उस पर बात करना चाहता हूँ। मैं जब बजट पढ़ रहा था तो मेरे समझ में ये आया कि ये तो मतदाताओं के खिलाफ बजट है। यानी जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है और इवन उच्च मध्यम वर्ग है, जैसे कि देखिए प्रॉपर्टी का इंडेक्सिंग उन्होंने निकाल दिया है। इसका मतलब आपकी एक प्रॉपर्टी है, जायदाद है, पिता की, आपकी खुद की, वो आप बेचते हो तो उसका इंडेक्सिंग यानी इन्फ्लेशन यानी जो महँगाई बढ़ती है उसके हिसाब से टैक्स में जो आपको फ़ायदे मिलते हैं वो बंद कर दिए। ताकि आपको फ्लैट 20% उसके ऊपर भरना तो भरना है। यानी जो बात आप इमेजिन नहीं कर सकते। और कई जगह ऐसा है कि एक-एक बात मैं लेके हम एक-एक बात, एक-एक चीज़ को लेकर हम कभी बजट पर डिस्कशन बाद में करेंगे, अशोक जी होंगे तब। लेकिन ऐसा है कि एक-एक चीज़ जो है, उसके 2-2 3-3 बार आप टैक्स भर रहे हो, जो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। यानी कई लोगों ने ये भी लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड का बजट है और थर्ड वर्ल्ड की सुविधाएँ हैं। जैसे कि यूरोप के बजट की प्रावधान है और यहाँ पर सुविधा तो सोमालिया जैसी मिल रही है। हालाँकि रेप्लिका जो है सोमालिया की संसद उन्होंने भी अबैंडन कर दी, उसी रेप्लिका को लेकर एक आर्किटेक्ट ने और संसद नई बनाई है। लेकिन ये बजट में एक बात है कि हर जगह पर जो बोझ है, वो 2 गुना, 3 गुना, कम से कम 3 गुना बोझ मध्यम वर्ग पे डाला गया है, उच्च मध्यम वर्ग पर डाला गया है और गरीब का तो कोई हाल ही पूछने वाला नहीं है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि किसके सुझाव पर, किसकी सूचना पर अपने ही लोगों के, अपने ही मतदाताओं के खिलाफ यानी ये बजट तैयार किया गया। तो इसके पॉलिटिकल रिपरकशन पे हम लोग आते हैं या पॉलिटिकल थॉट इसके पीछे क्या हो सकता है? अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचकर कुछ करते हैं, ऐसा अगर मानकर हम बात करना चाहते हैं, तो मैं ये सोचूँगा उसके पीछे पॉलिटिकल थॉट क्या है? तो पॉलिटिकल थॉट ये है कि परचेसिंग पावर को तोड़ दिया जाए लोगों के। यानी ये देश के जो समझ लीजिए कि 99% लोग हैं, उनकी परचेसिंग पावर को तोड़ दिया जाए ताकि परचेसिंग पावर और मनी पावर जो है वो सिर्फ 1% लोग जो है उनके हाथ में इकट्ठा हो जाए। यानी एक कार्टेल जो देश को रूल करना चाहता है, उसके हाथ में सारे नाड़े आ जाए और लोग इतने बेबस हो जाए कि एक व्यक्ति 3-3 नहीं रहेगी, क्योंकि बचत के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जो भी वो कमाएगा उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा, जो भी वो खर्च करेगा उसके ऊपर टैक्स होगा, जीएसटी का मामला अलग से होगा, हर चीज पे जीएसटी लगेगा और आपकी बचत जो है उसके ब्याज पर भी पैसा लगेगा टैक्स का। तो आपके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे आप रिलीव हो सको। यानी ये जो वो पहले जमाने में जो साहूकार रहते थे गाँव में, वो ब्याज पे ब्याज बढ़ाते थे और बंधुआ मजदूर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपना काम करता रहता था और जितना बाप का जितना लगान है उससे दुगना हो जाता था, बेटे का बेटे से पोते का तिगुना हो जाता था। उसकी बीवी, उसके बच्चे सबकी गिरवी हो जाते थे वो साहूकार के। इस टाइप का ये बजट है जिससे इस तरह की कर्ज यानी इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और गरीब और इवन उच्च मध्यम वर्ग पे पड़ेगा और ये प्रेशर जो है वो झेल नहीं पाएंगे, इसलिए पॉलिटिकली वो शरण आएंगे जो उनके आका है उनको। और जो 1% कार्टेल है वो जो चाहते हैं जिस विचारधारा को आप सपोर्ट करो उसको वो सपोर्ट करने लगेंगे ताकि कम से कम आमदनी चलती रहे। और बचत आप कर नहीं सकते। आप ये हर चीज पे आपको लोन अब ये देना है, टैक्स देना है। ऐसा दुनिया में बहुत कम होता है। और
जिस इनहेरिटेंस टैक्स का विरोध बीजेपी ने, मोदी ने, पीयूष गोयल ने किया था, एक तरह से इंडेक्सिंग को निकाल के उन्होंने वही इनहेरिटेंस टैक्स लाया गया। तो ये बात है कि इनकी हिपोक्रेसी भी बहुत बड़ी है। और ये बजट मैंने अपने जीवन में, जब से मुझे बजट पढ़ने की आदत लग गई, या पहले जमाने में हम कॉलेज में हुआ करते थे तो नानी पालकी वाला ब्रेबॉन स्टेडियम पे बजट पे स्पीच देते थे, वो हम सुनते थे। तो वो सारी चीजें बजट के बारे में देख तो मैंने देखे हुए बुरे बदे बजट थे, अच्छे बजट थे, लोगों के लिए हितकारी बजट थे, लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करने वाले बजट थे। लेकिन ये बजट में मेरे आकलन के परे हैं, क्योंकि ये बजट एक साहूकारी या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं, सामंतवादी जो लोग होते हैं, वो जिस तरह से टैक्स सिस्टम अपने बंधुआ मजदूर के साथ तैयार करते हैं, उस टाइप का ये बजट है। और ये किसी आधुनिक सभ्यता में या आधुनिक पॉलिटिकल विचार करने वाले देश में इस तरह से बजट नहीं बनाए जाते। साफ जाहिर है कि निर्मला सीतारमण जी कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं। उन्होंने बजट वो किसी के कहने पे या किसी की मदद से बनाया है। ये कहने वाले कौन है? और मोदी जी भी तो खुद अर्थशास्त्री तो बिल्कुल है ही नहीं। वो शायद उन्होंने बजट दूसरी बार पढ़ा भी नहीं होगा, पहली बार भी नहीं पढ़ा होगा। और उनका काम भी नहीं है। प्रधानमंत्री को और भी काम होते हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल काम होते हैं। तो उनको जिन्होंने सलाह दिया, उनको आदेश कहां से आए और इस तरह का बजट बनाने के लिए? क्योंकि ये देखिए, प्रतिक्रिया आप देखेंगे बजट के ऊपर तो कल शेयर मार्केट क्रैश हो गया। अब बचत पे टैक्स लगाने के बाद आपको मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को आप ये बता रहे हो कि बचत मत करो, सारा जो पैसा है वो जुए में लगाओ, यानी शेयर मार्केट में लगाओ, ऐसी चीजों में लगाओ जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं। यानी आप किसी भी तरह की सिक्योरिटी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को नहीं देना चाहते, ताकि आप पॉलिटिकली हमेशा बादशाह बने रहो। तो ये बात उल्टा भी पड़ सकती है, क्योंकि कल जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई, उसमें जो भक्त हैं, मोदी भक्त हैं या फिर बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे। क्योंकि आखिर पैसे का कोई धर्म नहीं होता, पैसे की कोई जात नहीं होती और पैसे का कोई खून नहीं होता। पैसा पैसा होता है। अब अंबानी की शादी में शाहरुख और सलमान तो जाते ही हैं, क्योंकि पैसा पैसे के साथ रहेगा। तो बात यह है कि हिंदू मुसलमान पैसे के साथ नहीं कर सकते आप। वो तो गरीबों के लिए, वो तो कावड़ियों के लिए, वो तो जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ नहीं सकते, माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, उनके लिए गुमराह करने का एक रास्ता है। अब बात कावड़ियों की, अब बजट पे हम लोग बाद में बात करेंगे कभी विस्तार से, अशोक भाई के साथ बैठकर, तब आप पूरा सुन सकते हैं। लेकिन अब कावड़ियों की बात निकली है तो अब कावड़ियों के ऊपर बात करते हैं। कावड़ियां जा रहे थे, कल हमने देखा कि एक ठेले पे जिस तरह से कावड़ियों ने हमला किया, और वो फुटेज है, आप देख सकते हैं, फुटेज सारे सोशल मीडिया पे हैं। तो वो कावड़ियों ने जिस तरह से एक ठेले पे, एक गरीब आदमी के ठेले पे हमला किया, और जिस तरह से वो तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, गाड़ियों के दरवाजे तोड़ रहे हैं, ठेला तोड़ रहे हैं, और पुलिस बस देखती रही है कि अच्छा मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वाह वाह मेरे बच्चे सबसे अच्छे। इस तरह से पुलिस का पूरा रिएक्शन है। तो ये पुलिस का काम अब ये हो गया है, मैंने परसों महाराष्ट्र में देखा कि एक कॉन्ट्रैक्टर की अ, नाकामी और भ्रष्टता की वजह से रोड में खड्डे हो गए थे बहुत बड़े, और बेचारे पुलिस हवालदार उस खड्डों को भर रहे थे और ट्रैफिक को जाने के लिए रास्ता कर रहे थे। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में ये मैं देख रहा हूँ कि कावड़ियों के ऊपर से फूल बरसाना, फिर कावड़ियां जब रोड पे गाड़ियां, फिर पब्लिक की जो संपत्ति है उसे तोड़ते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तब उनके प्रति एक माँ अपने बेटे की तरह देखती है कि बेटा जब मस्ती करता है, लोगों को लगता है कि साला ये बच्चे को थोड़ा अनुशासन सिखाना चाहिए। लेकिन माँ ऐसे देखती रहती कि सारी माएँ नहीं देखती, मेरी माँ नहीं देखती थी। मेरी माँ वहीं पे मुझे ऐसी पिटाई कर रही थी कि मेरी फिर से हिम्मत नहीं होती है सब करने की। लेकिन कुछ माएँ होती हैं जो देखती रहती कि ये देखो मेरा बेटा क्या मस्ती कर रहा है, क्या तोड़ रहा है, वाह, वाह, वाह! दिखा अंकल को दिखा, ये तोड़ के दिखा, ये गाड़ी तोड़ के दिखा, ये ठेले वाला का ठेले तोड़ के दिखा, चलो ये हिंदू धर्म की जय बोलो, बोलो। ये टाइप का जो अप्रोच है पुलिस प्रशासन का, ये एक आधुनिक देश का या एक सभ्य देश का, एक सभ्यता का प्रतीक नहीं है।
ये एक तरह की गुंडागर्दी है और हम लोग एक अविश्वसनीय एनार्की की तरफ जा रहे हैं, गए हैं। हम जी रहे हैं एक एनार्की में, एक ऐसे अराजकता में हम जी रहे हैं जिसको हम नाम नहीं दे सकते। अब समझिए कि हम यानी भारत के नागरिक बेसिकली अमन पसंद है, बेसिकली शांति को पसंद करते हैं, इसलिए देश में अभी भी जो भी शांति है वो है। वरना आप देखिए कि पुलिस है, प्रशासन है, वो इतना इवन कोर्ट्स का बड़ा हिस्सा तब अपने झुकाव को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने ला रहा है कि ऐसी स्थिति में शांति और अमन किसी देश में रहना नामुमकिन है। हम कोई अफ्रीकन या यूरोपियन देश होते तो ये शांति नहीं रहती। लेकिन हम बेसिकली हिंदुस्तानी बहुत शांति पसंद है, इसलिए ये सारा देश अभी भी ठीक-ठाक चल रहा है। वरना इसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका जो देख रहे हैं हम, वहाँ यहाँ पर महाराष्ट्र में जब गजापुर में घर जलाए, 40 घर सुबह से लेके शाम तक सील करके बॉर्डर को, यानी गजापुर नाम के गांव को सील करके अंदर तहस नहस कर दिया, उनके पूरे जीवन की कमाई को नष्ट कर दिया गया मुसलमानों के। उस वक्त पुलिस प्रशासन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बाद में जो देखने के लिए जा रहे थे, वो बड़े नेता, विपक्ष के नेता या फिर पत्रकार, उनको पुलिस ने रोका। तो ये जो हो रहा है पूरे देश में, वो इस बात के संकेत है कि पुलिस प्रशासन अब एक स्पष्ट भूमिका लेना चाहता है और वो भूमिका दंगाइयों के पक्ष में है और वो दंगाई और खासकर हिंदू धर्म के नाम से दंगा कर रहे हैं। हिंदू धर्म के हैं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि कोई हिंदू धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि दंगे करो। तो दंगाई हैं, सिर्फ ये कहें कि हिंदू धर्म का नाम ले तो पुलिस प्रशासन उसके साथ खड़े रहते हैं और ये एक अराजकता की तरफ देश जा रहा है, इसका लक्षण है। और दूसरी तरफ 58 साल के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जो बैन किया था 1966 में दूसरी बार, तीसरी बार, तो उसको उस बैन को हटाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। एक नोटिफिकेशन आया, उनको हटाया गया। ये एक बड़ा कदम है इसलिए क्योंकि जिस सरदार पटेल की दुहाई मोदी हमेशा देते हैं, वो सरदार पटेल ने खुद 1948 में जब गांधी हत्या हुई तब कहा था कि गांधी हत्या की के पीछे जो माहौल बना, वो माहौल नफरत का माहौल था और वो नफरत का माहौल बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ था। ऐसी संस्थाओं को, ऐसी संगठन को इस आधुनिक सभ्यता में कोई जगह नहीं है और उन्होंने बैन कर दिया। तो उसके खिलाफ ये बैन उठाया गया है। इसका मतलब फिर एक बार आपको दिखता है कि जो नफरत पैदा करने वाली ताकतें हैं, जो देश के खिलाफ आरएसएस ने कभी तिरंगा बहुत सालों तक नहीं लहराया। आरएसएस का पूरा जो विधान है, वो संविधान के खिलाफ। गोलवलकर गुरुजी तो संविधान और तिरंगे के खिलाफ ही थे और आरएसएस मोटा मोटी वो हमेशा खिलाफ रहा है। तो प्रशासन में या जुडिशरी में या अपॉर्चुनिस्ट लोग जो फायदा चाहते हैं इस सरकार से, वो कहते कि मैं नहीं, मैं आरएसएस का हूं, मैं आरएसएस का हूं। लेकिन आरएसएस का होने का मतलब आप संविधान की प्रतिबद्ध होने की जो शपथ लेते हैं उसके खिलाफ काम करने वाले हो। तो आपको ये चयन करना है, अब आप संविधान या आरएसएस। ये सरकार ने एक ऐसा पिटारा खोला है जिसके बाहर, जिससे बहुत जहरीले सांप बाहर निकलेंगे और ये सभ्यता और ये जो भारत देश तैयार हुआ है, अखंड भारत जो है, उसे बर्बाद करने में, गुलिस्तान को बर्बाद करने में लगेंगे। तो इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, इसके खिलाफ बात करने की जरूरत है। और आप आरएसएस के हो इसलिए आपको इसका अभिमान हो, ऐसा कुछ भी आरएसएस में नहीं है। आरएसएस ने कभी कोई सृजन नहीं किया। आरएसएस गांधी हत्या से लेकर आज तक आरएसएस की सारी नीतियां वो ऐसी रही हैं कि जिससे देश का और समाज का नुकसान हुआ है। ये कहते हैं देशभक्त हैं, अखंड भारत, ये कौन सा अखंड भारत जो नफरत पे बड़ा होगा? नफरत के बीज बोकर आप कौन सा अखंड भारत करना चाहते हो? आप पूरा वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से गंधार करके जो दिखा रहे हो, वहां तो मुसलमान रहते हैं, तो आपको मुसलमानों से नफरत है और रोज आप फेसबुक, ट्विटर पे नफरत के बीज बो रहे हो। रास्ते में जाके गजापुर से लेके उत्तर प्रदेश तक आप वो नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहे हो, उत्तराखंड में। फिर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और जो सरकारों ने, जो भारत की
संविधान के प्रति प्रतिबद्ध सरकारों ने, उत्तर प्रदेश सरकार हो, उत्तराखंड हो या और भी सरकारें हैं भाजपा की, उन्होंने फल वाले और छोटे ठेले वाले जो हैं, उनके ऊपर नाम लिखवाने का कंपल्सरी किया था, जबरदस्ती की उनके ऊपर। लेकिन वो कैंसल हो गया वो आधिकारिक रूप से। लेकिन छोटे ठेले वालों को नाम बताने से अच्छा है कि एक पत्रकार है रोहिणी सिंह जी, उन्होंने ये सही कहा है कि लुलु मॉल वाले को पूछो उसका नाम क्या है, वो मुसलमान है। आप अरब देशों के शेखों के साथ उठते बैठते हो, उनको नाम पूछो, उनका नाम लोगों को बताओ। आपके यहाँ पेट्रोल आता है, डीजल आता है, सारा जो कई प्रकार के सामान आते हैं और लाखों लोग अरब देशों में जाकर नौकरी करते हैं और वहां से पेट्रो डॉलर्स यहाँ हिंदुस्तान में भेजते हैं, जो हमारे इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। उनको बोलो कि वापस आ जाइए, मोदी जी आपको नौकरी देने वाले हैं, योगी जी आपको नौकरी देने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का बिना नाम पूछे आप कुछ काम करो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पैराडॉक्स है, हिपोक्रेसी भी है, नफरत भी है और समस्या भी है। भारत देश एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि उसे तय करना है संविधान या राष्ट्रीय सुरक्षा। और मुझे अगर चुनना है तो मैं संविधान चुनूंगा। आपका आपको तय करना है और आपके व्यवहार में, आपके कृति में और आपके जीवन में उसका आपको अमल में लाना है, उसको आपको अमल में लाना है। संविधान या आरएसएस का मतलब गांधी या गोडसे, ये आपको तय करना है। आपके बेटे को या बेटी को आप गांधी जी जैसा बनाना चाहोगे या गोडसे जैसा बनाना चाहोगे? क्यों नहीं आप अपने बेटों का नाम नथुराम रखते हो? मोहन तो अभी भी रखते हैं कई लोग अपने बेटों का नाम, लेकिन नथुराम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? तो आप समझ लीजिए, ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस यानी संघ परिवार पूरा, अगर वो सृजन पे खड़ा होता तो मैं उनकी वाह-वाह करता। वो सृजन पे खड़ा नहीं है, वो नफ़रत पे खड़ा होता है और नफ़रत पैदा करने की कोशिश करता है। सरदार पटेल से लेकर आज तक, यानी सरकारें देखिए बदलती गई। अटल जी की सरकार आई, उन्होंने ये बंदी नहीं उठाई क्योंकि वो जानते थे। बाद में नरसिंह राव की सरकार आई, उन्होंने नहीं बंदी उठाई। फिर मोदी जी की 2 बार बहुमत से सरकार आई, उन्होंने भी बंदी नहीं उठाई क्योंकि उनके पास ताकत थी और वो जानते थे ये नहीं करना चाहिए। अब गठबंधन की सरकार आई तो उनको लगा कि आरएसएस का अपीसमेंट, उनको खुश करना जरूरी है, भागवत चिढ़ गए हैं, तो ये उन्होंने उठा ली। मोदी को प्रॉब्लम ये है कि उनको कुर्सी चाहिए, उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। बिना कुर्सी के वो एग्जिस्टेंस उनका खतरे में आ जाता है। लेकिन देश का ऐसा नहीं है। देश के लिए कई प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, ये तो अटल जी ने कहा था, लेकिन देश हमेशा रहेगा। तो आपको यह तय करना है, ये बंदी उठने से जो आरएसएस छद्म में है, अभी सरकारों में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, मीडिया में है, वो प्रकट हो जाएगा। प्रकट होने से नंबर नहीं बढ़ते, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है कि आप उनके पक्ष में हो या खिलाफ हो। इससे आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य तय होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।